मैं मर तो सकता हूँ लेकिन डर नहीं सकता। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन डर नहीं सकता। बिना सत्ता संरक्षण के कोई मेरे जैसे व्यक्ति से नहीं टकराएगा। ऐसी कई गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ जिसमें बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी गई। तो मेरे मन में उत्सुकता है कि वो कौन है जिसने मुझ पर गोली चलाई, वो कहाँ का है और उसने क्यों चलाई, उनका मकसद क्या था। क्या उनका मकसद गुर्जर और दलित समाज में झगड़ा कराना था। सारे मुझे भी टारगेट इसलिए किया कि मैं डर के घर बैठ। ये चिंटू सिंटू पिंटू इनके बस का कुछ है नहीं बेचारों के। तो वो इस बात को समझते हैं जितना मैं बढ़ाऊंगा उनके लिए राजनीतिक खतरा बनता जाऊंगा। वो तो चाहते हैं कांटा कब का जो है निकल जाए। डर का एक स्टेप होते हैं, एक सीमा होती है हर चीज़ की। वो नेताओं को किस चीज़ से डरा रहे हैं, CBI डी इनकम टैक्स, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर बच्चे मुकदमे, वो मेरे पास खूब इतने हैं। नेताओं को डरे हो जेल भेज देंगे, मैं लंबी जेलें काटा है, मैं तो तैयार बैठा हूँ, भेज दो जेल। अब बची थी गोली, ये भी उन्होंने चला ली। अब क्या है, अब क्या डरोगे, मुझे तोप के आगे बांध के खड़ा कर दोगे क्या? मैं उससे भी नहीं डरूंगा। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं तय करके निकलता हूँ, हो सकता है ये आखिरी दिन, लेकिन मैं अपने काम को इसलिए अधूरा नहीं छोड़ के आता, पूरा करके आता। अगर शर्म होती तो CM साहब कुछ बोलते, शर्म तो बची नहीं है। आप सोचो, वो उनकी इतनी हैसियत नहीं हो पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ बोले। अब बजाय मंदिर में घंटी, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। मैं जानता हूँ ये घटनाएं मुझे होंगी, जब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, ये होगा मेरे साथ। मैं इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ। उनके घर पर इस समय मैं मौजूद हूं। तमाम समर्थक पूरे प्रदेश से उनको देखने आ रहे हैं, शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उस दिन सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ, कोई सुरक्षा आपके पास मौजूद नहीं थी, एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं 11 बजे दिल्ली से चला, मुझे आना था देवबंद। उसके बाद रोहाना एक टोल पड़ता है, उस टोल पे उसके पहली तरफ मुजफ्फरनगर टीम खड़ी थी और दूसरी तरफ सहारनपुर की टीम। मैं आया और मुझे एक कार्यकर्ता हमारे अजय, उनकी माता जी की डेथ हुई थी, मुझे उनके घर जाना था। जैसे मैं उनके घर गया देवबंद में और फिर उनके घर से निकला तो मुजफ्फरनगर की टीम को मैंने सी ऑफ किया कि भाई आप लोग चले जाओ। एक और डेथ की खबर आ गई थी रास्ते में, एक धर्मगुरु जो है रविदासी समाज के, वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सहारनपुर की टीम से कहा कि कुछ लोग वहाँ चले जाओ, उनसे खबर कर दो मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनको देखता चला जाऊँगा, फिर पता नहीं आना होना हो। मुश्किल से मैं 50 मीटर चलाऊँगा। मुझे तो ऐसा लगा पहली दफा पड़ते हुए कि बाहर कोई पटाखा छूटा और किसी ने, हमारे पिछले वाले साथी ने शीशा खुला छोड़ दिया। वो पटाखा अक्सर छूटता है तो उसका बारूद कुछ हिस्सा आके लग जाता है, तो मुझे वो यहाँ सर पे आके लगा। लेकिन सेकंड टाइम जब दूसरी टाइम आवाज़ आई और मुझे ये गोली लगी तो मुझे एहसास हुआ कि, मुझे महसूस हुआ कि फायर हुई है और गोली चल रही है और हमारी गाड़ी पे हमला हो रहा है। तो मैंने मनीष से कहा कि भाई घिर गई है गाड़ी। मैंने कहा 2 तरफ से लग रहा है कि हमला हो रहा है। तो मैंने कहा किस तरह कोशिश करते हैं बचने की। तो 1 मिनट से कम समय में 3 से 4 फायर उन्होंने गाड़ी पे किए और फिर उन्होंने गाड़ी सामने जाके 10 मीटर, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा था। बस दूसरे वाली गोली लगते मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली लगी और मैंने देखा कि एक गाड़ी से गोली जो चल रही थी वो गाड़ी तेज़ी से आगे जाके 8-10 मीटर जाके फिर रुक जाती। गाड़ी से एक लड़का जो राइट हैंड पे था वो 2 हवा में फायर करता, तीसरी बार हमारी तरफ मुंह करके, हमारी गाड़ी की तरफ, फिर वो गाड़ी की तरफ हमला करता है। फिर वो गाड़ी वहाँ से भगा ले जाते हैं और मैंने मनीष से कहा कि यू टर्न कर लो, क्योंकि मेरे मन में ये था कि चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं तो इस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ, संघर्ष में हूँ, लेकिन ये बच्चे जो मेरे साथ हैं इनका तो कोई वो नहीं है, इनको उम्र में भी छोटे, इनको किसी को नुकसान ना हो जाए। और मेरे मन में ये भी सवाल था किसी को और ना लगी हो, क्योंकि मुझे तो महसूस हो रहा था कि मुझे लगी। मैंने यहाँ के SSP को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी पे हमला हुआ है और गोली चली है और मुझे गोली लगी है और मैं इस गांव में जा रहा हूँ, आप पुलिस के लोगों को भेज दो। फिर मैंने गाड़ी बैक की और उधर मैं देवबंद पार करके गांव पर तक कासिमपुर में मैं चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा तो गाड़ी में पीछे वाला शीशा पूरा ख़त्म हो गया था और गाड़ी में अंदर बुलेट्स पड़ी हुई थी और मुझे एक बुलेट यहाँ लगती हुई उसमें घुस गई गद्दी में पीछे। उस समय गरम था तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन थोड़ी देर लेटने के बाद जो है जैसे जैसे शरीर ठंडा होता गया। गोली चलाते हुए कितने लड़कों को देखा आपने? उनकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? जिसको मैंने देखा, क्योंकि पहली जो गोलियां चली 3 से 4 गोलियां, वो उस तरह से मैं उनको नहीं देखा क्योंकि बराबर से चली, तब तो बचाव के चक्कर में सामने से मैंने देखा गाड़ी से एक लड़का, उनकी डिग्गी खुली हुई थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी,
और एक लड़का गाड़ी के खिड़की के साथ लटका हुआ जो सामने से फायर कर रहा था। लेकिन कुल मिला के गाड़ी में, जैसा मुझे मेरे साथी द्वारा बताया, 3 लोग थे, जिनमें 2 लोग शायद गोली चला रहे थे। एक गोली जो मुझे मेरे यहाँ पेट को छू के निकली कमर से, वो गाड़ी के आगे वाले दरवाजे को चीरती हुई निकली। और फिर नेक्स्ट डे जब मुझे वो पुलिस ने वो बताया मुझे और बनियान मेरा दिखाया उसमें, तो उसमें 3 छेद थे। ये कुदरत की वो है कि वो जितनी भी गोली थी 2 या 3 जो निकली, उनमें से एक लगी और 2 गोली उसी, अब बनियान में और शरीर में कितना गैप होता आप देखो, उसी में से निकली है गोली। लड़कों की उम्र का अंदाजा कुछ लगभग? वो लड़का बहुत नौजवान है, कोई ऐसा कोई बहुत वो नहीं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो बहुत मैं कहूँ कि वो कोई बहुत उस तरह का शूटर टाइप या वो हो सकता। मुझे उसको देख के लगा, और हाल फिलहाल आज के समय में कुछ आइडिया में लगा सकते कौन आदमी किस फील्ड में क्या कर रहा है। लेकिन वो एक यंग लड़का था, लंबे थे थोड़े से बाल, और चेक कलर की शर्ट उसने शायद पहनी हुई थी। पूरे देश में आप चर्चित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, इस तरीके से बेखौफ इतनी कम उम्र के लड़के आप बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार की कुछ मंशा या पुलिस का कुछ मिली भगत कुछ होगी? इतने बेखौफ कैसे थे ये लोग? देखिए, बिना सत्ता संरक्षण के कोई मेरे जैसे व्यक्ति से नहीं टकराएगा। बिल्कुल, और वो भी घर में। हाँ, वो भी मेरे जिले में। और मैं इसलिए शांति से बैठा हुआ था गाड़ी में कि मेरा खुद का जिला, यहाँ तो हर आदमी जो है मेरा अपना ही है। मैंने कभी प्रयास किया जब से मैं अपने ऐसा आंदोलन के बाद कि कभी मेरे जिले में कोई अशांति का माहौल ना बने। मैं तो ये भी नहीं सोच पाता सकता था कि वो इस जिले के हों, लेकिन हो सकता है कुछ बुरे लोग हर जाति धर्म में होते हैं, हो सकता है कि उस तरह के लोग रहे हों। ऐसी उम्मीद नहीं थी, तभी इतना बड़ा हमला होगा। उम्मीद होती तो फिर शायद किसी की हैसियत नहीं होती ऐसा करने की कुछ भी। इस पूरे एपिसोड के बाद 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक फेसबुक पेज सामने आ रहा है, शेयर हो रहा है, एक जाति विशेष का छत्री उसमें लिखा हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो आपने सीधे सीधे चुनौती दे दी थी, और सबसे महत्वपूर्ण मामला जो हो रहा है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, आपने कहा कि गुर्जर सम्राट हैं, इसको लेकर के क्या ये एंगल भी कुछ नज़र आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? देखो, 2 बड़े मामले जिनको कई बार मेरे सामने लागा। एक पहलवानों का मामला जिसमें ब्रजभूषण सिंह इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती का मामला जो गुर्जर गौरव यात्रा निकली। देखो, इस कहानी को जब मैंने करीब से देखा और जब मुझे थोड़ा सा होश आया, तो उन्होंने वो गाड़ी जिससे हमला किया वो गुर्जर समाज के गांव में ले जाकर छोड़ दी। उससे मुझे ये डाउट हुआ, और मुझे बहुत सारे लोगों के, कई अधिकारियों के फ़ोन आए कि कुछ इस तरह का प्लान लग रहा है कि गुर्जरों में और दलितों में झगड़ा हो जाए। क्योंकि उनको तो ये उम्मीद थी कि गोली लगी है तो अभी तो इस हालत में नहीं होंगे कि बात कर पाए, या हो सकता है कि गोली नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ी सी 1 इंच इधर हो जाती तो आज शायद मेरे घर में मेरी फ़ोटो लगी होती। फ़ोटो तो मेरी वैसे भी लगी हुई, फिर वो माला चढ़ी हुई फ़ोटो होती। मुझे ऐसा लगता है कि उनके ये बड़ा एक साजिश थी, जिस तरह से हमने लंबे समय में इन लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और हमने आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया। हमने चाहा है कि वो वंचित वर्गों में एकता हो जाए, क्योंकि आज भी मुझे 75 गुर्जर समाज के भाइयों का जो खून बहाया गया राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़ते हुए, मुझे आज भी वो याद है। और मैंने ऐतिहासिक रूप से, मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया कि मैंने सब कुछ पढ़ा है उसको लेकर, चाहे विजय सिंह पत्ती को, चाहे कोतवाल धन सिंह गुर्जर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी टीस हो सकती है, मतलब एक एंगल हो सकता है, लेकिन बाकी पुलिस जांच कर रही है। और देखो, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकानी, मैंने कुछ कमाया भी है इन आंदोलन से। आज कोई भी गुर्जर परिवार हो, लेकिन उनके परिवार में इस बात की वो है कि भाई वो हमारा भाई है अपना, और हमारे साथ खड़ा होता है। और मैंने जब वो हमारी पहलवान बिटिया साक्षी जो है, अगले दिन जब उस मनीष ने मुझे बताया कि साक्षी बात करने के लिए फ़ोन कर रही है, वो इतनी भावुक थी, इतनी रो रही थे, उसने मुझे भी भावुक कर दिया। मैं बहुत जिंदा दिल आदमी हूँ, लेकिन मिलने भी आए थे दोनों लोग। हाँ, भावुक हुई। उसने कहा भाई मैं कल ही आऊँगी। मैंने कहा चलो आ जाना। और वो इतनी रोई फ़ोन पे ना, उसने मुझे अंदर तक कमज़ोर कर दिया। मैंने उसको आते भी डांटा कि तू ये ठीक नहीं है, मैं वैसे इतना मजबूत हूँ, लेकिन तेरी भावुकता ने मुझे भी भावुक कर दिया, ये ठीक नहीं है। और जाते हुए मुझे वो अपने हाथ में जो उसने कुछ पहना हुआ था कि ये भाई हम लोग तो जो हैं रोज़ बहनों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो उसने वो मेरे हाथ में पहना दिया कि भाई ये आपकी रक्षा करेगा। तो मैं समझता हूँ ना कि वो ये प्रेम भी मैंने कमाया संघर्ष से। मैंने इसके लिए कोई पैसा नहीं वो किया है, मैं कोई पावर में नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये संघर्ष से कमाया। ऐसा ही इधर कमाया समाज में, गुर्जर समाज में भी हर संघर्ष में साथ खड़े होकर। एक पीड़ रहेगी कि आकाश गुर्जर को अभी तक न्याय नहीं मिला, उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा अभी भी। और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया
कि साक्षी और बजरंग और सब लोग आए सत्यव्रत, और मुझे इतना मतलब सुकून मिला कि उनका प्यार देख के। तो ये अच्छा होता है कि जब आप किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो आपकी उस बात को भी सराहा जाता है। तो मुझे इसमें कोई नहीं, अगर किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने, और देखो बहनों के सम्मान की लड़ाई, मैंने कहा मैं सब कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर इसकी कीमत गोली चुकानी पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी कई गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ जिसमें बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी गई। अभी तक की पुलिसिया जांच से कितने संतुष्ट हैं आप? अभी तो चल रही है, कुछ जांच के बाद सामने आएगा तभी कुछ कह सकता हूँ। अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता पाई आपको? नहीं, मैंने भी जानने का प्रयास नहीं किया। देखो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में उत्सुकता है कि वो कौन है जिसने मुझ पे गोली चलाई, वो कहाँ का है और उसने क्यों चलाई, उनका मकसद क्या था। क्या उनका मकसद गुर्जर और दलित समाज में झगड़ा कराना था? क्या उनका मकसद जो है अन्याय खिलाफ उठने वाली हमारी आवाज़ को बंद करना था? क्या उनका मकसद जो है हमारे इतने लोगों पे जो उम्मीद बनी है आज कि कोई उनके लिए लड़ने वाला है, और जब भी सरकार कोई भी एजेंडा लेके आती है उसको उस एजेंडे को जो बेनकाब करने वाला है, क्या वो उस आवाज़ को ख़त्म करना चाहते थे? तो उनका लक्ष्य क्या था, ये जानने की मेरी इच्छा। मैंने पुलिस से एक ही बात कही कि मैं मैनिपुलेट कुछ नहीं सुनना चाहता, जो हो वास्तविक हो मैं उसको जानना चाहता हूँ कि मैंने इतना काम किया है, मैंने किसी समाज जाति से लड़ाई नहीं लड़ी। अगर कोई अन्याय करेगा वो किसी जाति धर्म का, तो उसको सहना पड़ेगा। वो सोचे कि आज वो समय है कि किसी गरीब की बच्ची की गांव में इज्जत लूट लो, उसे अपमानित कर दो, उसकी हत्या कर दो, किसी को मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने, पानी पीने पे आप मार दो, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो वो समय चला गया। आज़ाद भारत है, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी ऐसा अपराध करेगा जेल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हजारों जो इस अपराध करने के बाद अब जेल गए हैं। तो ये तो स्पष्ट, ये छूट तो नहीं दे सकते हैं किसी को भी। तो बाकी मेरा किससे कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा ना पहले था। अच्छा, ये फेसबुकिया चिंटू तमाम सारे अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, इसका कुछ रोल है या फिर बेवजह की पब्लिसिटी पाने के लिए? नहीं, वो तो उस समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। अरे मुझे भी टारगेट इसलिए किया कि मैं डर के घर बैठ जाऊं। ये चिंटू सिंटू पिंटू इनके बस का कुछ है नहीं बेचारों के। उनके जो बड़े हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ये लड़ाई वो हमसे जीत भी नहीं सकते, और हम उनसे ये लड़ाई लड़ने में, हम लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। देश में लोकतंत्र है, हम शक्ति पैदा करेंगे, और शक्ति से हम लोग शासन व्यवस्था में अपने लोग काबिज करेंगे, और शासन व्यवस्था से हम लोग जो है इस अन्याय को बंद करेंगे। तो मैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली भी लेता हूँ। वो ऐसा करेंगे तो फिर इस तरह के वो सरे लेने के चक्कर में उन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, बेफालतू में जेल जाएंगे, कल माफ़ी मांगते फिरेंगे, साहब हमसे गलती होगी। ठीक है, ऐसे नफरती चिंटुओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो परेशान ना हो, जो जिसने वो किया, पुलिस आजकल में उसको सामने ले आएगी। मुझे भी इंतजार है कि उनके नाम सामने आ जाए कि वो कौन लोग। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए इस गोलीकांड के बाद, इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या इन चीज़ों को लेकर के। तो लगता है कि सरकार सुरक्षा देगी या उसकी सह है कि इस तरह के हमले होते रहे? कौन सी सरकार? जो केंद्र में उसकी बात कर रहे हैं, स्टेट में उसकी, दोनों ही तो एक ही तो परिवार है। दोनों जानते हैं कि जितनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना उनको खतरा होगा, उतना ही मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होगा। तो वो इस बात को समझते हैं, जितना मैं बढ़ाऊंगा उनके लिए राजनीतिक खतरा बनता जाऊंगा। वो तो चाहते हैं कांटा कब का जो है निकल जाए, इसके लिए वो लंबे समय प्रयास भी कर रहे हैं। देखो नीरज भाई, मैं समझता हूँ, मैंने जो समझा, तीसरा दिन है आज। डर का एक स्टेप होते हैं, एक सीमा होती है हर चीज़ की। वो नेताओं को किस चीज़ से डरा रहे हैं? CBID, इनकम टैक्स, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरी ईंटें पाड़ ले जाओ जिसको चाहिए। फिर बचे मुकदमे, वो मेरे पास खूब इतने हैं। नेताओं को डरे वो जेल भेज देंगे, मैं लंबी जेलें काटा है, मैं तो तैयार बैठा हूँ, भेज दो जेल। मैंने अभी नोएडा के ऑथोरिटी के आंदोलन में कहा कि 2 घंटे में का तो किसानों को छोड़ो वरना ताला लगेगा, और फिर तो मुझे फांसी चढ़ा देना चाहे। जेल से मैं डरता नहीं। मैं तिहाड़ 2 बार देखा, राजस्थान की जेल गया, मैं यूपी में कई जगह बंद हो लिया। अब बची थी गोली, ये भी उन्होंने चला ली। अब क्या है? अब क्या डरोगे? मुझे तोप के आगे बांध के खड़ा कर दोगे क्या? मैं उससे भी नहीं डरूंगा। जिस दिन मेरी बोत आएगी नीरज भाई, मैं इस बात को जानता हूँ, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। और जब तक आती नहीं, सतर्कता जरूरी है, मैं रखता भी हूँ, तब तक मैं किससे डरता नहीं हूँ। देखो कल मेरी रैली है, मुझे डॉक्टर्स ने, मैंने बहुत उनसे कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि लंबा सफ़र नहीं कर सकते, इन्फेक्शन का खतरा है, बरसात चल रही है, बारूद का ये एक वो होता है, वो इन्फेक्शन कर सकता है। मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, मैं एम्बुलेंस मगर जाऊंगा ज़रूर, ये बताने के लिए उन लोगों जिनको लगता है मैं डर जाऊंगा इन गोलियों से, ये बताने के लिए कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन डर नहीं सकता हूँ। मतलब आंदोलन अब और तेजी गति से आगे बढ़ेगा? मैंने कहा ना, एक यही वो था कि हमला हो जाएगा, जान चल जाएगी, ये भी कर लिया है। तो अब भी कुदरत ने उनको भी ये संदेश दिया कि तुमसे मरने वाला नहीं है।
और तुम इसको रोक भी नहीं सकते हो। तो अच्छा है कि रास्ता खाली कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आपकी माताजी से भी मुलाकात हुई, बहनों से भी मुलाकात हुई, पूरा घर परिवार है, बच्चा है, आप निडर हैं, आप नहीं डरते, लेकिन परिवार के लोगों की क्या रिएक्शन होती, माँ की क्या रिएक्शन थी? नहीं, मैंने उनको पहले दिन बुलाया नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप रुक जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था देखो बेटे को खून में लथपथ देख के तकलीफ तो होगी, गोली का नाम ही बुरा है। तो मगर जब अगले दिन वो आई तो मैंने देखा कि उसकी आंख में आंसू नहीं थे। नहीं थे। अच्छा। मैं सोच रहा था कि मुझे ये डर था कि भावुक ना हो जाए, लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार है। जब उसको पता है मैंने घर छोड़ा और ये सब चीज़ें के लिए, तो उसको इस बात के लिए वो तैयार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत सारी बहनें माई आई जो भावुक थी, लेकिन मेरी तीनों बहनों के आंखों में आंसू नहीं थे। उनको मैंने ये बात स्पष्ट की है कि ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इसमें कोई भी इस परिस्थिति कभी खड़ी हो सकती है, उनको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं तय करके निकलता हूँ कि हो सकता है ये आखिरी दिन हो, लेकिन मैं अपने काम को इसलिए अधूरा नहीं छोड़ के आता, पूरा करके आता हूँ। तो मेरे परिवार ने मुझे हिम्मत ताकत दी है, और वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, और सही करने के रास्ते में अगर कोई कीमत मुझे चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इतने बड़े घटनाकांड पर सीएम का कोई बयान नहीं आया, लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी? अब मैं कह रहा हूँ कि अगर शर्म होती तो सीएम साहब कुछ बोलते, शर्म तो बची नहीं है। आप सोचो, वो उनकी इतनी हैसियत नहीं हो पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ बोले, कि वो कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटते हैं। वो अकी और अशरफ की उस पर जो है ना, वो वोट की राजनीति करते हैं कि देखो हमने ठुकवा दिया, ठोक दिया। वो जीवा पे कहते हैं कि माफिया थे। अब चंद्रशेखर पे क्या कहोगे? मैं कौन सा माफिया हूँ? मैंने किसकी जमीन छीन ली, किसकी संपत्ति दबा ली? तो उनको ये पता है, उनकी हैसियत नहीं हो पा रही हिम्मत की वो बोल के बताएं कि ये कानून व्यवस्था। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ सब लोग इस बात का वो कर रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था यूपी में। चंद्रशेखर भले ही ना डरते हो, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि वो जवाब दे। मैं तो चाहता था मुख्यमंत्री लिखें कि ये हमारी कानून व्यवस्था है कि हमारे प्रदेश के एक, और मैं तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, जो मेरे खिलाफ प्रत्याशी लड़ा था, वो गोलियों से उसको भूनने की तैयारी की गई और हमारी पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तमाशा देखती रही। अब बजाय मंदिर में घंटी, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, और इसलिए मैंने सुरक्षा की एप्लीकेशन नीरज भाई 2 साल से कर रखी, इसलिए कर रखी कल मुझसे ये ना पूछा जाए। मैं जानता हूँ ये घटनाएं मुझे होंगी, जब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, ये होगा मेरे साथ। मैं इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। लेकिन मैंने पिछले 2 साल से एप्लीकेशन की। मुख्यमंत्री एक सवजातीय डीएम थे, किसी अधिकारी ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि सुरक्षा दी जाए, तो हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा नहीं दो, क्या फर्क पड़ता है? कल को मुझसे ये तो नहीं कहोगे आपने हमें इंटीमेट नहीं किया, मेरा काम है कि मैं आपको। मैंने फिर उसके बाद दोबारा की कि कम से कम मैं ये तो बता सकूं कि देखो ये है सरकार कि, और ये किसके लिए सुरक्षा है, जिसको खतरा है उसके लिए, या इस सुरक्षा का भोकाल बना के इससे मुझे सुरक्षा में बहुत अच्छा, पुलिस की सुरक्षा में लोग मर रहे हैं, बताओ क्या करें? लेकिन ये एक जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ड्यूटी को पैदा करता हूँ। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट हूँ, मैं एक सिस्टम इस व्यवस्था का पार्ट हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कई स्टेटों में हमारी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, और फिर मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो अदा की। बाकी काम सरकार का है, और मुझे उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एक बात तो तय है इस घर में आने के बाद कि चंद्रशेखर आज़ाद भले ही किसी से ना डरते हों, लेकिन एक अंतिम अस्त्र के रूप में जो हमला था वो ये बताता है, कायराना हमला, कि इनसे जरूर अब ये सत्ताएं डरने लगी हैं। ये बात अभी आपने कही कि ईडी और सीबीआई का मुझे कोई डर खतरा नहीं है। इस मैं चाहूँगा पंकज से कि जरा दिखा दें, इस कमरे को एक बार ज़रूर दिखा दें कि उन्हें ईडी सीबीआई का डर क्यों नहीं है। जिन लोगों को तमाम तरह की भ्रांतियां हैं मन में, वो एक बार इस कमरे को देख लें। यहाँ पर लगता है कि अरबों रुपए की फंडिंग हुई है ज़रूर किसी भी तरीके से, और शायद यही वो ताकत है। बाहर एक बार जरा घर का नज़ारा दिखा दीजिए। ये है, देखिए, छुटमलपुर नगर पंचायत में चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका घर। इस घर को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यही वो ताकत है जिसकी वजह से ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, और अब गोली भी लग चुकी है तो अब उस तरह का भी कोई डर नहीं है। फिलहाल उम्मीद करते हैं, भले ही चंद्रशेखर भाई को उम्मीद ना हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही उम्मीद की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो पूरा दावे के साथ आप विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इन माफियाओं को पकड़िए, और उसमें अगर जाति का एंगल भी है फिर भी निष्पक्षता बरतिए, तब वास्तविक अर्थों में माना जाएगा कि आपके राज में अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।
धन्यवाद।